नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज काउंसिल में आप सभी का स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दौरान हम जो है 2008 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है उसको आज हम देखेंगे। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि ये जो समय है वो कोरोना का टाइम है, तो इस समय जो है आप थोड़ा अपने आप को ज़्यादा जो है अपने ऊपर जो है टेंशन बनाए रखें। बाहर जो है वो कम से कम निकलें और बाहर निकलें तो हमेशा जो है मास्क अपने साथ रखें। क्योंकि कोरोना जो है फिर से फैल रहा है। तो इसको ध्यान में रखकर आप अपना जो भी अरेंजमेंट है बाहर निकलते समय वो अपना ध्यान में रखें और बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही बाहर निकलें। आइए हम 2008 के क्वेश्चन सेट का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी अधिकरण इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र डिवाइडेड। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था उसमें कितने अधिकरण थे? तो इसमें जो है 15 अधिकरण थे। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट जो है 150 जो है चैप्टर्स हैं और 180 जो हैं इसमें जो है टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। इस जो अर्थशास्त्र जो है आप जानते हैं कि हाउ टू रूल एन एडमिनिस्ट्रेशन या हाउ टू रूल स्टेट, एक साम्राज्य को जो है वो कैसे चलाया जाता है उस पे जो है कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें जो है 15 अधिकरण है, 150 चैप्टर हैं और 180 जो है टॉपिक्स हैं। इसमें आपको बताते चले अधिकरण का मतलब यहाँ पे होता है बुक। ठीक है, तो 15 अधिकरण, 150 चैप्टर और 180 टॉपिक्स को कवर किए गए। टू आइडेंटिफाई चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकोटस, किसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया था? तो आपको बताते चले कि मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका, और इंडिका पुस्तक में ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है चर्चा किया गया। तो उसी पुस्तक से जो है विलियम जोन्स जो है एक हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन है विलियम जोन्स। इन्होंने ही जो है विलियम जोन्स ने ही आइडेंटिफाई किया है सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को जो आइडेंटिफाई किया गया है सेंड्रोकोटस के रूप में। द लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज, जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम रूलर है वो पूछ रहा है कि कौन था। तो आपको बता दें कि जो अंतिम रूलर था उनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ ये जो है बृहदत्त, ये जो है मौर्य काल के अंतिम शासक थे। इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग जो है इनका जो है बृहद्रथ का मृत्यु कर देता है, मर्डर कर देता है, और ये जो है शुंग वंश का जो है सत्ता पे काबिज हो जाता है। शुंग डायनेस्टी जो है सत्ता पे काबिज हो जाती है। कैसे काबिज होती है? ये जो अंतिम शासक है बृहद्रथ, उनका जो है हत्या कर दिया जाता है और हत्या करके शुंग वंश का जो है स्थापना कर दिया जाता है। इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे बनाया था? तो आप ध्यान में रखेंगे इल्तुतमिश ने जो है बिहार में पहला अपना सूबेदार जानी मलिक को बनाया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को जो है इन्होंने सूबेदार बनाया था। आपको बताते चलें कि यहाँ पे कि इल्तुतमिश ने जो है सबसे पहले टंका जो है, जो चांदी का सिक्का है उस इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इसके अलावा जो है इल्तुतमिश ने इक्तेदारी जो सिस्टम है वो इल्तुतमिश के काल में चला था। इल्तुतमिश के काल में एक बात आप और ध्यान में रखेंगे कि ये जो है इसे जो है इसी के काल में जो है चंगेज खान आया था। चंगेज खान इसी के काल में आया था। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम, उसके बेटी का नाम जो है रजिया सुल्तान था। ये जो है पहला जो है मुस्लिम शासक जो है सत्ता पे हासिल किए थे। ठीक है, ये पहली शासक इस जो स्त्री शासक है जो सत्ता पे काबिज हुई थी, रजिया सुल्तान। द टर्म बटाई ड्यूरिंग कल्टीवेशन ड्यूरिंग मिडिवियल पीरियड रेफर टू। बटाई जो है मिडिवियल काल में वो किसको रेफर करता है? तो आपको बताते चले, ये जो बटाई है जो है ना वो रेवेन्यू कैलकुलेट करने का एक तरीका है। ठीक है, रेवेन्यू कैलकुलेशन का जो है एक तरीका है। तो ये जो है बटाई जो है मिडिवियल काल में, मध्यकाल में जो है बटाई किससे संबंधित था? तो ये जो है रेवेन्यू कलेक्शन से, रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था उसी के कैलकुलेशन से जो है ये संबंधित है। ठीक है,
व्हेन डिड हुमायूं अटैक्ड चुनार फोर्ट? हुमायूं ने जो है चुनार के किला पे कब जो है हमला किया था? तो ये ध्यान में रखिएगा 1532 में जो है चुनार के किले पे हमला किया गया था हुमायूं के द्वारा। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि हुमायूं और जो है शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में जो है एसएसएस लिखते हैं इनको, ठीक है, इनके बीच में जो है बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। एक और युद्ध हुआ था चौसा का, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। तो ये जो है इसके साथ साथ आप ये भी याद में रखेंगे कि बिलग्राम का जो युद्ध है, बिलग्राम को जो है कनौज भी कहा जाता है, कन्नौज भी कहा जाता है। तो बिलग्राम का है या कन्नौज का है, इसका युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ और चौसा का जो युद्ध है 1539 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अकबर मर्ज बिहार एंड बंगाल, अकबर ने जो है बिहार और बंगाल को अपने साम्राज्य में विलय कर दिया। उन्होंने ये कब किया? तो वो जो अकबर जो है 1576 में जो है बिहार और बंगाल को जो है अपने साम्राज्य में जो है विलय कर दिया। ठीक है, अकबर। और एक बात ध्यान में यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, सेकंड जो है बैटल है, वो जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में, हेमू को ही हम, इनका पूरा नाम जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य है। ठीक है, तो हेमू जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य का जो है पूरा नाम है, हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है। When did Queen Victoria declare the taking over of Indian administration under British Crown? क्वीन विक्टोरिया ने जो है वो उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था कि जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन है, भारतीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ब्रिटिश क्राउन के अंदर कर लिया गया था। ठीक है, वो जो है ब्रिटिश क्राउन जो है सर्वे सर्वा हो गया था। तो ये कब हुआ था? 1 नवंबर जो है 1858 को जो है ये लागू किया गया था कि जो इंडिया पे जो शासन कर रहा था, कंपनी का जो शासन था वो कौन करेगा? तो ब्रिटिश क्राउन जो है वो करेगा। ब्रिटिश क्राउन जो है अब वो भारत पे शासन करेगा। ये कब पारित हुआ? तो 1 नवंबर 1858। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लैंड, ये इंग्लैंड रहा। और यहीं से जो है यहीं से जो है जो यहाँ से जो सबसे पहले है वो मर्चेंट्स गए वहां पे भारत में व्यापार करने के लिए। उसके बाद जो है 1 नवंबर 1858 को जो है क्राउन रूल यहाँ पे से एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यहीं से क्राउन रूल जो है एस्टेब्लिश किया गया। ये इसका जो है, ये इंग्लैंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जो है सूर्यास्त कभी भी नहीं होता था, क्योंकि इनका जो हर एक बहुत सारे देशों पे जो है शासन था, ऑलमोस्ट जो है पूरे कंट्रीज पे जो है शासन था। विश्व का जितना भी देश है उस पे 70-80% पे इन लोगों का शासन था। तो इसके कारण जो है ये कहा जाता है कि इंग्लैंड में जो है कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ये रहा 1858 के समय जो है 1862 के समय जो है ये मुहर रहा। और ये रहे क्वीन के ऊपर ये मुहर रहता था, ये जो क्वीन है विक्टोरिया का। और ये जो है आप देख सकते हैं कैसा उस समय का मुहर हुआ करता था। इन विच ईयर बंगाल पार्टीशन वाज कैंसिल? तो आप जानते हैं कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में हुआ था। ये किसके काल में हुआ था? तो ये जो डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, कर्जन के काल में हुआ था। और इसका जो डिवीजन जो है उसको वापस ले लिया गया 1911 में। उस समय जो है हार्डिंग द्वितीय जो है, हार्डिंग टू जो है कर्जन के स्थान पर जो है थे। तो ये 1911 में जो है जो बंगाल का विभाजन है वो वापस ले लिया गया था। सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कमीशन जो है कब बना था? तो ये बना था सैटेलाइट यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में। कुछ और भी कमेटियां हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए, जैसे कि एक है बटलर कमीशन। ठीक है, बटलर कमीशन, बटलर कमीशन आप जानते हैं ये जो है 1927 में बनाया गया था। बटलर कमीशन का जो मेन उद्देश्य था, इसका जो एम था, ये था कि जो स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और उसी तरह जो है हंटर कमीशन आया था, हंटर आयोग। हंटर आयोग जो है भारत में 2 बार आया था, एक 1882 के आसपास और एक 1919 के आसपास।
1882 में जो हंटर कमीशन आया था, उसका जो संबंध है एजुकेशन से, एजुकेशन रिपोर्ट तैयार करना था कि भारत में जो शिक्षा प्रसार को यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था था उस पे इन लोगों को रिपोर्ट करना था। जबकि 1919 वाला जो हंटर कमीशन आया था वो जलियांवाला बाग से संबंधित, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है ये कमीशन आया था एनालाइज करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए कि ये जो जलियांवाला बाग है उसके पीछे जो है क्या कारण है और कौन उसमें दोषी है, ये सब रिपोर्ट लेने के लिए जो है, रिपोर्ट देने के लिए जलियांवाला बाग जो है पे जो है रिपोर्ट देने के लिए हंटर कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। इस तरह से आप एक और बात ध्यान में रखेंगे जो है वुड्स डिस्पैच जो है, वुड्स डिस्पैच ये जो है 1854 के आसपास आया था। ये भी एजुकेशन से संबंधित था। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक और है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, सर्जेंट जो कमीशन है वो भी आया था, सर्जेंट कमीशन। ये जो है 1944 में आया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपेरर शाह आलम गेव दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह आलम द्वितीय ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो है वो कब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो ये दिया गया था 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1765 को जो है दीवानी दिया गया था। आपको बताते चलें कि जो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। 1764 में जो है ये हुआ था शुजाउद्दौला मीर कासिम और थे शाह आलम द्वितीय। ये एक तरह ये सब लोग एक साथ थे और ये लोग लड़ रहे थे कि इसके खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव से लड़ रहे थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी में जो ये 1765 के जो ये रॉबर्ट क्लाइव है उनसे जो है इनका लड़ाई होता है और 1765 की लड़ाई में जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है जीत जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि 1765 में एक संधि होता है, अलाहाबाद ट्रीटी जिसे बोलते हैं। अलाहाबाद में एक संधि किया था। ठीक है, और 12 अगस्त को एक 12 अगस्त से जो है 12 अगस्त 1765 से जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है उड़ीसा का जो दीवानी है वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। और यहाँ पे जो शाह आलम द्वितीय जो है पेंशन भोक्ता मात्र बनकर रह जाते हैं। ठीक है, उसी के उसी के पैसे पर जो है आश्रित हो जाते हैं। ठीक है, When did बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल की पोस्ट से जो है बलदेव सहाय ने कब रिजाइन किया? तो ये इन्होंने रिजाइन किया 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है बलदेव सहाय जी ने रिटायर किया। ये जो है एक बात और बताते चले। ठीक है, इसमें जो आप यह ध्यान में रख सकते हैं कि बलदेव सहाय और यहाँ पे आप ध्यान में होगा राजेंद्र प्रसाद को जो है बताए थे बहुत पहले भी कि राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है 1942 में जो है बांकेपुर जेल में गिरफ्तार किया गया था। वैसे ही जो है महात्मा गांधी को आगा खान पैलेस से गिरफ्तार किया गया था 1942 में। 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी ने ही नारा दिया था डू और डाई का। 9 अगस्त को जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया था 1942 को। ठीक है, ये सब बात जो जनरल है वो ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड लार्जली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ। जो महिला आंदोलन जो है भारत में जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ या किससे इंस्पायर होकर हुआ? तो ये आप याद रखिएगा, महिला आंदोलन जो भी हुआ वो ज्योतिबा फुल्ले का जो योगदान है उन्हीं से इंस्पायर होकर जो है वीमेंस मूवमेंट जो है भारत में स्टार्ट होता है। ज्योतिबा फुल्ले हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टार्ट एन एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म। पहला इंडियन जिसने जो है राजनीति में जो है सुधार की बात किया। ठीक है, उसके लेकर एक आंदोलन भी चला था, उनका नाम था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने जो है सबसे पहले राजनीति में सुधार के लिए एक एजिटेशन या आंदोलन जो है चलाया था। ठीक है, द मिलिटेंट फेज ऑफ ऑल इंडिया यूनियन मूवमेंट, ऑल इंडिया यूनियन मूवमेंट नहीं, यहाँ पे ट्रेड यूनियन हो, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे आईओसीएल हुआ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हुआ, ओएनजीसी हुआ, उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उन लोगों का एक यूनियन होता है। ठीक है, एक समूह होता है जो भी वर्कर्स होते हैं, तो उन वर्कर्स के समूह को एक ट्रेड यूनियन बोला जाता है। ठीक है,
तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है भारत में स्टार्ट हुआ था, ये 1926 से लेकर 1939 के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसी को जो है, इसका जो है, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जो है क्या कहा जा रहा है, मिलिटेंट फेज कहा जा रहा है। यानी जो है ये उग्रवादी उग्रवादी टाइप का उग्रवादी दौर, ठीक है, इसे उग्रवादी दौर कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, मिलिटेंट फेज क्यों किया गया है? क्योंकि इस समय के जो लीडर्स थे वो मार्क्सिस्ट आइडिया से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? मार्क्सिस्ट आइडिया से जो है प्रभावित थे, इसलिए जो है इसे मिलिटेंट फेज कहा गया है। 1926 से लेकर 1939 का जो फेज है उसे जो है मिलिटेंट फेज कहा गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स रिक्रूटेड सोल्जर्स फ्रॉम, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है अंग्रेजों ने एक सबक लिया और उन्होंने क्या किया कि जो भारत 1857 में उनका जो विचार था कि 1857 जैसा विद्रोह जो है वो दोबारा न हो, उसके लिए उन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से ऐसे ऐसे जगह से सोल्जर्स चुने, मतलब, और जहां से विद्रोह का उनको जो प्रभाव है वो कम दिखाई दे, या फिर वो जो है ट्रूली जो है रॉयल हो ब्रिटिशर्स के प्रति, वैसे लोगों को नियुक्त किया। और दूसरा ये कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये प्रयास किया था 1857 के बाद कि जो है उनमें जो है इंडियन मिलिट्री में जो है वो फॉरेनर्स जो है, उनके जो देश के जो सैनिक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है इसमें रखा जाए। तो भारत के जिस क्षेत्र से उन पे जो है उन्होंने जो है भरोसा किया, वो जो क्षेत्र है पंजाब है, ठीक है, पंजाब जो नॉर्थ वाला इलाका है वो, ठीक है। वैसे ही गोरखा पे इन लोगों ने भरोसा किया था, 1857 के बाद गोरखा को जो है उन लोगों ने शामिल किया, और एक जो है सिख लोगों को जो है शामिल किया गया। ये ध्यान में रखेंगे। ये तो भारतीय लोग, भारतीय क्षेत्र से जो संबंधित है कि इन क्लास को जो है जो है रखा गया, वहाँ ब्रिटिशर्स के द्वारा रिक्रूट किया गया। और इसके अलावा जो है जो ब्रिटिश के जो नागरिक थे उनको भी जो है उनका भी जो संख्या है वो बढ़ाया गया था। वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा ऑर्गेनाइज, भारत का जो है अखिल भारतीय किसान महासभा जो है कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया था? लखनऊ में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था 1936 में किया गया। तो आप ये सिर्फ ध्यान में ये नहीं रखेंगे कि हाँ ऑल इंडिया किसान महासभा जो ऑर्गेनाइज किया गया 1936 लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी में कभी कभार क्वेश्चन को जो है उसी से रिलेटेड पूछता है। जैसे मान लीजिए अभी इस बार पूछे हुए हैं कि हाँ ऑल इंडिया किसान महासभा ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ, कि वो अखिल भारतीय किसान महासभा कहाँ ऑर्गेनाइज है, तो आप याद करके गए कि लखनऊ। और मान लीजिए अगले बार ये पूछ दिया कि अखिल भारतीय किसान सभा जो है कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप ये पढ़ के गए होंगे कि ये जो लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये सब जो इसके साथ जो पॉइंट बताया जाता है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये 1936 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया, 1936 में जो है ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे स्वामी सहजानंद जो है, सहजानंद जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बने, सहजानंद। इसके जो अध्यक्षता में जो है अखिल भारतीय किसान महासभा का ऑर्गेनाइज किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अठारह का जो विद्रोह है वो किसके नेतृत्व में जो है लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो लखनऊ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है हजरत महल के द्वारा जो है, बेगम हजरत महल, इन्हीं के द्वारा जो है 1857 में जो है लखनऊ से जो है इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। 1857 का जो विद्रोह है वो लखनऊ में जो है हजरत महल ने जो है इसका नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ फैमिली, जो बोधि वृक्ष जो बोध गया में पाया जाता है वो किस जनरेशन का पौधा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, छठे जनरेशन का पौधा, बोधि वृक्ष जो है छठे जनरेशन का जो है पौधा। हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा जो है वो कहाँ पे है? विश्व का जो सबसे ऊंचा जो शांति स्तूप है वो जो है राजगीर में है। राजगीर पड़ता है बिहार। नॉन नालंदा बिहार इज फेमस, तो जो नॉन नालंदा बिहार है वो फेमस है पाली रिसर्च सेंटर के लिए। पाली जो अनुसंधान केंद्र है उसके लिए जो है फेमस है।
पाली जो है एक लैंग्वेज है। पाली क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज है उसी का रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, उसी पर अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। तो नौ नालंदा जो बिहार है, पाली रिसर्च के लिए फेमस है। When did an attempt of murder of Kingsport was made at मुजफ्फरपुर? तो जो किंग्सफोर्ड का जो मर्डर है, किंग्सफोर्ड आपको बताते चले कि ये मजिस्ट्रेट थे। ये मजिस्ट्रेट थे, कहाँ पे मजिस्ट्रेट थे? तो ये मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर के। और खुदीराम बोस के द्वारा जो है, कौन थे? खुदीराम बोस। इनके द्वारा जो है 1908 में ये प्रयास किया जाता है, मर्डर का प्रयास किया जाता है किंग्सफोर्ड को, ठीक है। और जो किंग्सफोर्ड पर जो मर्डर का खुदीराम बोस के द्वारा प्रयास किया जाता है, उनका मर्डर का प्रयास किया गया। और ये जो है आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं के नाम पे जो है मोती जी मुजफ्फरपुर में जो है रेलवे स्टेशन के पास में तिलक मैदान रोड के पास जो है खुदीराम बोस स्टेडियम भी मौजूद है। कभी आप जाएंगे तो ये देख सकते हैं। प्रभावती देवी वॉज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच रीजन? प्रभावती देवी जो है फ्रीडम फाइटर थी, वो किस क्षेत्र से आती थी? तो आप ध्यान में रखिएगा, वो पटना से, वो पटना की जो है फ्रीडम फाइटर थी। ये जो है लोकनायक जो है, लोकनायक, लोकनायक की पत्नी थी। अब ये आपको बता दें कि लोकनायक किन्हें कहते हैं। लोकनायक जो है जयप्रकाश को कहा था। जयप्रकाश का जो जयप्रकाश को जो है बिहार से संबंधित है। इनका जो जन्म जो है छपरा जिला के, छपरा जिला में मनाता है। छपरा से सटे हुए इलाका में सीताब दियारा के पास मनाता है शायद। आप और अगला ये ध्यान में रखेंगे कि इनका जो योगदान है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान काफी अहम है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो है काफी अहम मनाता है। In which jail Dr. Rajendra Prasad was imprisoned in 1942? ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं कि राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में रखा गया? तो इनको रखा गया बांकीपुर जेल, ठीक है। बांकीपुर जेल में जो है रखा गया। बांकीपुर पटना के आसपास का इलाका। By which constitutional amendment act voting age was reduced from 21 years to 18 years? वोटिंग का जो एज है वो 21 साल से जो है 18 वर्ष कर दिया गया। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है वोटिंग एज जो है उसको घटाया गया था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है वोटिंग एज को 21 साल से जो 18 साल कर दिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय दी। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है संविधान में जो है जोड़ा गया था, वो कब इंडिया में कब जोड़ा गया था? तो आपको बताते चलें कि इनिशियली जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके द्वारा जो है, उसमें जो है आर्टिकल 51A के द्वारा जो है उसको जोड़ा गया था, एक फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। पहले जो इनिशियली जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, बाद में क्या किया गया, एक ऐड किया गया। उसके बाद जो है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हो गए, ठीक है। और ये जो किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी को जो है बढ़ाया गया था। आपको ये भी बताते चले कि सरदार स्वरण सिंह जो है, सरदार स्वरण सिंह, ये जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज में से संबंधित है, ठीक है। ये जो है अध्यक्ष थे जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज को जब ऐड किया गया था, तो ये किसकी कमेटी की सिफारिश पे किया गया था? सरदार स्वरण सिंह जो थे उन्हीं के सिफारिश पे जो है ये लागू किया गया था। देखिए, एक जज जो है, एक हाई कोर्ट का जज है, अपना रेजिग्नेशन जो अपना त्याग पत्र है किसको भेजता है? ये जो है अपना त्याग पत्र जो है प्रेसिडेंट को भेजते हैं। एक हाई कोर्ट के जज जो है अपना त्याग पत्र जो है प्रेसिडेंट को भेजते हैं। दूसरा बात आप ये ध्यान में रखिएगा, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। इनको जो शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं गवर्नर, जो है शपथ दिलाते हैं, ठीक है। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इज
पंचायत समिति क्वेश्चन पूछा कि पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पे, प्रखंड स्तर पे उसका क्या काम होता है? तो आप जानते हैं एक जिला परिषद होता है और एक होता है जिला परिषद और दूसरा होता है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच में जो है ये एक कंसल्टिंग कमेटी के रूप में काम करता है। ठीक है, कंसल्टिंग कमेटी के रूप में, यानी इसको बोल सकते हैं परामर्शदात्री समिति के रूप में काम करता है। अब ये जो है जिला परिषद जो है, ग्राम पंचायत जो है उससे ऊपर का ये है, और उसके बीच में जो है पंचायत समिति आता है। ये जो ब्लॉक स्तर पे जो है इन दोनों के बीच में कोई गैप ना हो उसके लिए पंचायत समिति का जो है गठन किया गया। ठीक है, द प्लान हॉलीडे वाज पीरियड वाज, प्लान हॉलीडे कब ये किया गया था? तो ना ये किया गया था 1966 से जो है 1969 के बीच में प्लान हॉलीडे। ये क्यों किया गया था? तो आपको यहाँ पे बता दें कि 1962 में जो है इंडिया और चाइना के बीच में वार हुआ था। 1965 में जो है इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो है वार हुआ था। तो इसके कारण दिक्कत ये आया, ये जो वार हुआ उसके कारण जो है, इस वार के कारण जो है इस भारत पे इसका प्रभाव देखने को मिला। तो इसी के कारण जो है बहुत सारी चीजें लैग कर गई। इसके कारण जो है संसाधनों के अभाव के कारण जो है प्लान हॉलीडे का जो है योजना अवकाश जो है वो लेना पड़ा। तो ये जो पीरियड है 1966 से लेकर 1969 को जो है प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ठीक है, ये युद्ध के कारण जो है भारत पे जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा गड़बड़ था, जिसके कारण जो है भारत को जो है अपने जो प्लान जो थे उसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए जो पॉज करना पड़ा, यानी रोक देना पड़ा। इसी को बोलते हैं प्लान हॉलीडे, यानी कुछ समय तक जो है अवकाश लिया गया, छुट्टी लिया गया, कुछ समय तक जो है प्लान जो है लागू नहीं किया गया। वो जो काल था वो 1966 से लेकर 1969 तक था। द रूलिंग प्लान वाज डिवाइस्ड बाय, ठीक है, रोलिंग प्लान जो है किसके द्वारा ये लागू किया गया था? तो रोलिंग प्लान लागू किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जनता गवर्नमेंट के द्वारा ये जो है लागू किया गया था। और ये जो है आप ध्यान में रखेंगे ये टाइम बाउंडेड प्लान था। मैंने इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो रोलिंग प्लान था वो टाइम बाउंडेड प्लान था, एक फिक्स पीरियड तक ही इसको प्लान तैयार किया जाता था। और उसके बीच में जो है समय समय पर उसके अंतराल पर प्रत्येक साल पर जो है, मान लीजिए 5 साल के लिए कोई प्रोग्राम बना तो एक साल पे इसको रिव्यू किए, फिर दूसरे साल पे रिव्यू किए, फिर तीसरे साल पे रिव्यू किए। तो जो प्रत्येक साल पर इसको रिव्यू किया जाता था, उसको अपडेट किया जाता था, उसमें जो खामियां होती थी उसको अपडेट किया जाता था। इसी को जो है क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं। ये जो प्लान जो है लाया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। द लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर जो है, दक्षिणी ध्रुव में जो है सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। तो लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फीयर इज ऑन 22 दिसंबर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ सिचुएटेड है ये पूछ रहा है। तो ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के नजदीक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के समीप जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। आइए मैप के माध्यम से हम देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ किधर है। तो ये देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मैप के नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जाइएगा, ये जो पोर्शन है यही जो है ग्रेट बैरियर रीफ का जो रीजन है, इस यही जो रीजन है वो ग्रेट बैरियर रीफ का रीजन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का यहाँ कैनवेरा, और ऑस्ट्रेलिया का एक यहाँ पे है और भी बहुत सारा क्रिकेट का जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए। ये एक डार्लिंग रिवर है ऑस्ट्रेलिया का जो रिवर है, एक रिवर है। और मुर्रे रिवर जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया का एक रिवर है। यहाँ पे देखिए ये जो टास्मान सी है, टास्मान सी जो है कभी कभी पूछा जाता है कि टास्मान सी किधर है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है। ये आप देख सकते हैं तस्मानिया है। ठीक है, और ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है किस कंट्री के नजदीक है? ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है। अब पूछ रहा है कि इंडिया को जो है मैक्सिमम रेनफॉल, ज्यादा से ज्यादा जो वर्षा जो है किधर से प्राप्त होता है? तो इंडिया को जो है मैक्सिमम रेनफॉल जो है साउथ वेस्ट जो मानसून है उसी से प्राप्त होता है। साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड आता है उसी से जो है भारत में जो है अधिकतर जो है वर्षा होता है। सबसे ज्यादा बारिश जो है कब होता है? जब साउथ वेस्ट विंड जो है एंटर करता है, साउथ वेस्ट मानसून जो है एंटर करता है भारत में, तो उस समय जो है सबसे ज्यादा बारिश होता है। यहाँ पे देखिए
कुछ और देखने लायक कोई चीज? ठीक है, देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए, इस मैप में देखिए, यहाँ पे ये जो है सोमालिया है। सोमालिया जो है, ये जो कंट्री है, ये अफ्रीकन कंट्रीज है। यहाँ से आप जैसे पिन चलाना है, वहां पे रेड आपको बनता जाएगा, आप देखते चलिएगा। ये देखिएगा, ये है आपका ऐसे क्षेत्र जो है, यही जो है, इसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। सोमालिया को क्या कहा जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सिंह। ठीक है, जैसे गाय भैंस गेंडा वगैरह में जो सिंग होता है, उसी तरह का जो है अफ्रीका का जो सिंग है, वो उसे उस तरह का जो शेप है, स्ट्रक्चर के कारण जो है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहता है। सोमालिया देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, ये तो है भारत का मैप। भारत के मैप में आप बेसिकली ये जो साउदर्न साइड से जो है, साउथ ईस्टर्न विंड से जो है, भारत में जो है मैक्सिमम रेनफॉल होता है। कब होता है? जब इस साइड से जो विंड जो है उठकर किधर जाता है, साउथ वेस्ट विंड जो है अराइव करता है भारत में, और ये जो है पूरे भारत में जोरदार इसके कारण जो है वर्षा होता है। ठीक है, एक बार एक मैप में देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, ये मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, इसको बोलते हैं नामामी, नामामी, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नमामि। और ये जो बचा, ये जो है मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है। ठीक, दक्षिण गंगोत्री जो है, दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड है। आप ध्यान में रखें कि दक्षिण गंगोत्री जो है भारत का जो है पहला रिसर्च सेंटर है। पहला जो रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में है। और ये जो है भारत का पहला रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिका में। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम पूछ रहा है कि वो कौन सी नदी है साउथ अमेरिका की। तो उस नदी का नाम है अमेजन। अमेजन जो है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है अगर पूछ ले, तो ये नाइल जो रिवर है विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये रहा अमेजन का फ्लो, जो आप ये जो ब्लू लाइन का देख रहे हैं, ये इस कलर में जो है रेड कलर में आप देख सकते हैं, ये जो रेड पेन चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे, वो जो है अमेजन रिवर है। ठीक है, अमेजन का पाथ है, अमेजन नदी का। तो ये ऑलमोस्ट बहुत सारी नदियों से गुजरती है। तो आप जो है अब ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेजन नदी जो है, अमेजन रिवर जो है, हम बता दिए आपको, मैप में ये बात दिखा दिए कि हाँ जो ये अमेरिका, साउथ अमेरिका में से पास होती है। तो साउथ अमेरिका से कितने देशों से पास होती है, उसको जो है आप उसको मिलाइए, किस किस देश से पास होती है, और अपना एक मैप जो है साउथ अमेरिका का लेकर उस पर लोकेट कीजिए, और उन देशों का नाम जो है लिखिए, और वहां पे लोकेट कीजिए कि हाँ ये इस देश से होकर और इस देश से होकर यहाँ यहाँ से गुजरती है। ठीक है, साउथ अमेरिका के में। ठीक है, द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड बाय एफ्लाटॉक्सिन कंजम्पशन, वैसा ऑर्गन जो एफ्लाटॉक्सिन के कंजम्पशन से जो है प्रभावित होता है या फिर खराब हो जाता है, तो ये ऑर्गन है लीवर। लीवर जो है एफ्लाटॉक्सिन से कंजम्पशन से जो है खराब हो जाता है। एफ्लाटॉक्सिन है क्या? एफ्लाटॉक्सिन जो है, जैसे अब माउल्स होते हैं ना, माउल्स फफूंदे, तो इस रोटी वगैरह पे आप देखते हैं, रोटी है, ऑरेंज है, ऑरेंज मैंने संतरा जो है, या फिर आप मूंगफली खाते हैं, तो इन सब चीजों में क्या होता है कि 2 दिन 4 दिन बाद ये जो है इसमें फफूंदे लग जाते हैं और सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो बोला था कि जो बासी चीज को नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए कि उसमें माउल्ट्स जो है डेवलप कर जाते हैं। माउल्ट्स डेवलप कर जाते हैं, यानी एफ्लाटॉक्सिन जो है, ये एफ्लाटॉक्सिन केमिकल बन जाते हैं। माउल्ट्स जो है एफ्लाटॉक्सिन केमिकल बनाते हैं, और ये जो है लीवर को डैमेज करता है। इसके साथ साथ जो है ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है कि इससे जो है कैंसर होने का खतरा है। तो कोई भी चीज जो बासी हो जाता है, जैसे संतरा हुआ, संतरा पे आप देखते हैं खराब हो जाता है तो उसका स्किन जो है कैसा हो जाता है। वैसे ही मूंगफली आप खाते हैं, उस पर देखिएगा कि अंदर में कैसा खराब टाइप का हो जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। रोटी है, उसमें 3-4 दिन का गैप हो जाता है, तो उसको नहीं खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारा चीज है जिसको जो है माउल्ट्स का डेवलपमेंट होता है, उससे एफ्लाटॉक्सिन केमिकल बनता है। और एफ्लाटॉक्सिन जो है सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि लीवर होता है,
और साथ साथ जो है ये इसका जो प्रभाव है कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर भी होने का खतरा है, तो इससे आप बचिए। बीएसएफ वाज फाउंडेड इन द ईयर, बीएसएफ का जो स्थापना किया गया वो कब किया गया, तो आप जानते हैं कि 1962 में, 1965 में जो है 1965 में भारत जो दो युद्ध लड़ा था, एक इंडिया और चाइना के साथ और एक जो है पाकिस्तान के साथ। तो उस दौरान जो है फ्रंट इंडिया का जो फ्रंट लाइन पे जो बॉर्डर, मान लीजिए बॉर्डर हुआ, तो बॉर्डर के पास जो सैनिक जो होना चाहिए, मिलिट्री जो होना चाहिए, एकदम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूँ, जो पहला लाइन है मिलिट्री का, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, तो जो बॉर्डर के जो सबसे नजदीक रहता है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये जो है इसी को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। तो ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये जो है 1962 और 1965 में जो है वो नहीं था। तो यहाँ के जो थिंक टैंक थिंक टैंक जो था, उसने ये सोचा कि जो है युद्ध में जो है बीएसएफ का बहुत बड़ा अहम रोल हो सकता है। इसलिए जो है 1965 में पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है 1965 में जो है ये जो है बीएसएफ का फाउंडेशन होता है। तो बीएसएफ कब फाउंड किया गया, तो ये जो है 1965 में जो है फाउंड किया गया था, यानी बीएसएफ का स्थापना जो 1965 में ही हुआ था, लेकिन ये जो दोनों युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। तो ये जो है उस गलती को जो महसूस किया गया, और यहाँ का जो थिंक टैंक है उसने जो है ये जो कॉन्सेप्ट लाया, उससे जो है बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निर्माण हुआ। वेयर इज द भील ट्राइब फाउंड, भील ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है भील जनजाति जो है पाई जाती है। आपको बताते चले खूंद जो जनजाति है, खूंद और पाइक, ये जनजाति जो है उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, आप जब आपको पता है मुंडा जो है ये जो है झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, खूंद और पाइक जो है इसके इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, ये जो है मानव बलि प्रथा को जो है इन्होंने चालू किया था। मानव बलि प्रथा इन लोगों के द्वारा जो है अपनाया गया था। बाद में चलकर जो है इसे बंद किया गया। इसके विरुद्ध जो है एक आंदोलन भी चला था, जिसे पाइक इस आंदोलन का आप जो है पहले वीडियो में हम इसका नाम बताएं, तो आप पहले वीडियो को जाकर वहां देखिए कि उस आंदोलन को जो है क्या नाम दिया गया था। उसे भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ये ध्यान में रखिएगा, भील जो ट्राइब है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। नवल एयर स्टेशन जो है, गरुड़ जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वो ये जो है भारत में केरल में स्थित है, और केरल के कोची में जो है ये स्थित है। तो गरुड़ जो एयर स्टेशन है, नवल एयर स्टेशन जो है कोची में स्थित है। आइए मैप से देख लीजिए, ये रहा आपका कोची। ठीक है, और यहीं पे जो है नवल एयर स्टेशन गरुड़ जो है पाया जाता है, गरुड़ यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रडार? रडार के जो है उनका जो है संस्थापक का नाम पूछा है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसके जो खोजकर्ता है रॉबर्ट जो है वाटसन है। रॉबर्ट वाटसन जो है इसके जो है संस्थापक है, फाउंडर है, खोजकर्ता जो है रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन जो है रडार के खोजकर्ता। ये पूछ रहा है कि कुछ कंट्रीज हैं उनके जो है साल गवर्नमेंट रिपोर्ट जो जारी किए जाते हैं वो एक बुक में जारी किया जाता है, तो वो बुक जो है किस किस नाम से आता है? जैसे फ्रांस का जो बुक है, फ्रांस का जो बुक है उसे येलो बुक कहा जाता है। फ्रांस के बुक को येलो बुक कहा जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि ब्लू बुक जो है ये जो है ब्रिटेन का बुक है। ब्लू बुक जो है ब्रिटेन का बुक है। ठीक है, वैसे ही जो है व्हाइट बुक जो है, व्हाइट बुक जो है पुर्तगाल और चाइना और जर्मनी का जो है व्हाइट बुक है। ठीक, वैसे ही जो ऑरेंज जो बुक है वो है नीदरलैंड। ठीक है, और एक और है ग्रीन जो है इटली और ईरान का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि फ्रांस का जो गवर्नमेंट जो भी रिपोर्ट्स होते हैं येलो बुक द्वारा जारी किए जाते हैं। येलो बुक में होता है ब्लू का ब्लू जो
ब्लू बुक में जो है ब्रिटेन का ये बुक है। व्हाइट जो है गवर्नमेंट रिपोर्ट जो दिया था पुर्तगाल और चाइना के द्वारा दिया था और जर्मनी के द्वारा भी दिया था। ऑरेंज जो है नीदरलैंड के द्वारा, ग्रीन जो है इटली और ईरान के द्वारा। बाकी आप इसमें जो है एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो है इसको आप मैप पे लोकेट कीजिए, ठीक है। इसको जो है आप मैप पे लोकेट कीजिए कि कौन कंट्री जो है कहाँ कहाँ, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको जो है इसमें सीखने को मिलेगा बहुत सारा चीज, कि आप मैप्स के माध्यम से ये सीख लेंगे कि कौन से कंट्री जो है कहाँ पे है, ठीक है। कौन से कंट्री जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो आप जो है इसको मैप पे जरूर लोकेट कीजिएगा, आज ही लोकेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप वीडियो देखिएगा उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है इसको मैप पे जरूर लोकेट कीजिएगा, ठीक है। ये व्हाइट बुक जो है इसमें आप इंडिया का भी बुक जो है इस जारी किया था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि इंडिया का जो है व्हाइट पेपर जो है इसके इस पे जो है रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। तो इन सारे जो भी कंट्रीज हैं उनको एक बार अपने से लोकेट कीजिए, ठीक है। जैसे देखिए ईरान जो, जैसे हम यहाँ पे लोकेट करें तो ये जो है ईरान है। तो ईरान का आप जानते हैं कि ईरान कौन सा बुक रिपोर्ट जारी करता है, ग्रीन जारी करता है। तो ग्रीन वाला जो है यहाँ पे ग्रीन बुक जो है ईरान के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। वैसे ही जो है आप सारे कंट्रीज को जो है लोकेट करेंगे, ठीक है। जैसे चाइना, यहाँ पे चाइना, चाइना के द्वारा जो है व्हाइट बुक जारी किया था, ठीक है। या फिर व्हाइट पेपर है, कहिए व्हाइट पेपर है जो है इसके द्वारा जारी किया था, उसको चाइना के द्वारा जो है वो रिपोर्ट जारी किया था, व्हाइट पेपर पे जारी किया था, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट जो है वो भी व्हाइट पेपर पर रखे हैं। तो वैसे जितने भी कंट्रीज हैं उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। इमातु दौला टॉम वाज बिल्ट बाय, इमातु दौला का जो टॉम है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था नूरजहां के द्वारा, ठीक है। और ये जो है वाइफ थी, ये नूरजहां जो है वाइफ थी, किसकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। अकबर का जो पुत्र थे जहांगीर, बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर, और जहांगीर जो है उनकी जो उनके जो पुत्र, अकबर के जो पुत्र हैं जहांगीर, उनकी जो वाइफ है उनका नाम था जहां, नूरजहां, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विथ, राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विथ पोलो। LIC वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, LIC की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1 सितंबर को हुआ था, 1 सितंबर को हुआ था। और ये हुआ था 1956। तो ये जो है यहाँ पे सिंपली जो है साल पूछा हुआ था, तो 1956 जो है आप दे सकते हैं। जो पहला लॉ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में, ये कहाँ एस्टेब्लिश किया गया था, ये एस्टेब्लिश किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में जो है पहला लॉ यूनिवर्सिटी जो एस्टेब्लिश किया गया था। विटामिन डेट कंटेंस कोबाल्ट, वैसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था आपको एक और बता दें, B6 ऑप्शन दिया हुआ था, B2 जो है ऑप्शन दिया हुआ था, B1 जो है ऑप्शन दिया था, और B12 जो है ऑप्शन दिया हुआ था। तो वैसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट हो वो विटामिन है B12, B12 कॉम्प्लेक्स, यानी जो इसमें इसी में जो है कोबाल्ट रहता है, B12 में ही कोबाल्ट रहता है। तो मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, जो मोबाइल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके दिमाग की उपज है, तो ये है, ये आइडिया जो है APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा दिया गया, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। ये भारत के मिसाइल में, ठीक है। इनको नाम ध्यान में रखिए कि इन्होंने जो मोबाइल कोर्ट, जब ये राष्ट्रपति थे तो इन्होंने जो है लोगों को समस्या सुनने के लिए कोर्ट जो है, कोर्ट को जो है तो एक वैन में जो है जो भी लोग उससे जुड़े हुए थे कोर्ट में, उनको जो है गांव में जो है बैठक करके जो है छोटे मोटे मसलों को सुलझाने के लिए मोबाइल कोर्ट का जो है स्थापना किया गया था। रेनबो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ, रेनबो आंदोलन, रेनबो रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो रेनबो रिवॉल्यूशन जो है ये क्रांति है, रेनबो क्रांति। तो ये जो है ना इसको आप ध्यान में रखेंगे, रेनबो क्रांति जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है। और ये इसी में जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीज आता है, जैसे इसी में आ जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ वो रेनबो में आ जाएगा, वैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ ये भी रेनबो में आ जाएगा। तो जितना भी एग्रीकल्चर से संबंधित रिवॉल्यूशन है वो सब जो है इसी में आ जाएगा।
ब्लू है। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ था और नॉन दिया हुआ था, या फिर मोर देन 1 हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन बीपीएससी के द्वारा दिया गया था। तो हम पहले ही बताएँ कि रेनबो रिवॉल्यूशन जो है एग्रीकल्चर से जो भी संबंधित है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से जो भी संबंधित है, वो सब जो है, वो कहाँ आ जाएगा? रेनबो रिवॉल्यूशन में आएगा। तो रेनबो रिवॉल्यूशन में ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से संबंधित, व्हाइट रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से संबंधित, ठीक है? ब्लू जो है एग्रीकल्चर से संबंधित, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री से व्हाइट रिवॉल्यूशन संबंधित है। तो ये सब जो है, इसका जो आंसर होगा नन या मोर देन 1 होगा, क्योंकि ये सारा जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो रेनबो रिवॉल्यूशन का है। इन सारे को मिला दीजिएगा तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है उसे हम रेनबो रिवॉल्यूशन कहेंगे। जितना भी क्रांति हुआ, अगर वो एग्रीकल्चर से संबंधित है तो उसको रेनबो रिवॉल्यूशन कहा गया। चूंकि ग्रीन, व्हाइट, ब्लू ये सब जो है एग्रीकल्चर से संबंधित है, इसलिए इन सबको क्या कहा जाएगा? रेनबो रिवॉल्यूशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मोर देन 1 होगा। ठीक। तो ये रहा 2005 का जो है प्रैक्टिस सेट रहा, ठीक है? 2008 का, ठीक है? तो ये भी ठीक-ठाक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। और अगला जो 2011 का जो प्रैक्टिस सेट है वो थोड़ा-सा टफ है, उसपे जो है आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, उसको प्रैक्टिस करना 1-2 बार देखना होगा। वैसे जितने भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और आपको बाहर कहीं निकलना नहीं है, तो आप प्रयास कीजिए कि जो जो भी सिविल सर्विसेज़ काउंसिल के द्वारा जो भी स्टैटिक पोर्शन बताया जा रहा है, बेहतरीन, इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये जो है आप जो है इस एक्सप्लेनेशन और जो कॉन्सेप्ट है अपने क्लियर करते चलिए और इसको ध्यान में रखिए। आप वीडियो को कम से कम 2 बार जो है एग्ज़ाम से पहले जो है देख जाइए। एग्ज़ाम में तो अभी टाइम बचा हुआ है, अभी कोई डेट अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो आप जो है इसको कम से कम जो है दिन भर में 2 बार 3 बार इसको देख कर रिवाइज़ कर लीजिए, ताकि जो है आपका जब एग्ज़ाम आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो और वहाँ पे ऐसा ना लगे कि अरे ये तो नहीं पढ़े थे, ये तो डेट याद नहीं है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी ध्यान में रखना है, और यहाँ पे एक-एक चीज़ जो है बड़ी मतलब अच्छे से समझाया जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को किया जा रहा है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, बजाय इसके बनस्पत की जाकर आप कहीं दूसरे दूसरी जगह घूमें कोरोना के समय में, तो एक तो साथ में बीमारी भी लेकर आएँगे और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएँगे। तो उससे जो है बचिए, और आप कहीं निकलते हैं तो मास्क वगैरह पहन कर निकलिए और अवॉइड कीजिए, कोरोना का समय है, प्लीज़ अवॉइड कीजिए बाहर निकलना, ठीक है? और आपसे एक निवेदन है कि आप जब चैनल को देखें तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और वैसा कुछ कहीं कुछ अच्छा लगे, कुछ या फिर कुछ कमी लगे तो उसके लिए कमेंट करें। और जो है सब्सक्राइब करना इसको ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो है इसको जो भी इसके पीछे जो भी जितना भी मेहनत लग रहा है उसको आप जो है उसको सफल बनाएँ। ठीक है? धन्यवाद।